तो बिहार की बात कर ली जाए तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर वहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है। लालू यादव तबीयत खराब होने के बावजूद भी धरने पर पहुंचे हैं। ऐसे में देखना होगा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आने वाले समय में कैसी तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पर सरकार ने ठान ली है कि वो वक्फ संशोधन बिल लाकर रहेगी। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में कितनी बयानबाजियां चलती हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, बयानबाजी भी जमकर चल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय करवा देते हैं आपका। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। प्रमोद कुमार सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। अहमद जावेद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। अहमद जावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करूंगी। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया वक्फ बोर्ड को लेकर, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल देश को तोड़ने की साजिश है, लोकतंत्र और भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर संशोधन के ऊपर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज बोला है। उनसे पूछिए संविधान कहाँ खतरे में है, लोकतंत्र कहाँ खतरे में है। लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, पैरोल पे चल रहे हैं, फिर भी 17% के लिए मर रहे हैं, 17% के लिए, और अपने समीकरण, माई समीकरण को बचाने के लिए मर रहे हैं। राशिद अल्वी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कांग्रेस के नेता, उसके बाद बरगुद्दीन, ये सब लोग कौन है? मुस्लिम लीग से जुड़े हुए लोग हैं। जहां लालू प्रसाद यादव जी जिस प्रोग्राम में गए थे, जहां पे भी गए थे, वो मुस्लिम लीग का कहीं ना कहीं जमावड़ा था। उस जमावड़े में ये लोग जाके वहां पे बीमार होने के बाद भी गए। 73% की उसकी चिंता नहीं है। उनकी चिंता होती तो जरूर 73% की बात करती, 83% की बात करती। 17% की उनकी चिंता है। और मैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड बिल जो है मुसलमानों को फायदे के लिए है। उसमें महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं, उनको जोड़ने की बात हम कर रहे हैं, युवाओं को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। सब बजट आएगा, उस बजट से मुसलमान का फायदा होगा, हिंदू का फायदा नहीं होगा। और हम लोग बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। लालू जी से मैं अनुरोध करता हूं, आज मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप जाके जिस मंच पर बैठे हैं, उस महाकुंभ पे आप क्यों नहीं गए? महाकुंभ को कहते फालतू है। आपकी मंशा दिख चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 83% की चिंता नहीं है, अपने माई समीकरण की चिंता है। अपने समीकरण से आपका बिहार का भला नहीं हो सकता। तेजस्वी जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी, देखिए, समझने वाली बात है कि हमारी जो पार्टी है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं, वो सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता और संविधान की रक्षा के लिए काम करते हैं। ये समझने वाली बात है। और बात 17% और 83% की नहीं, समाज का जो सामाजिक जो ताना बाना, इसको जो छिन्न भिन्न करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के जो द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग मुखर होकर के आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो ये वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया, तो जब विपक्ष के द्वारा जो आपत्ति की गई तो इसको जेपीसी में डाला गया। लेकिन दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्यों है इस बिल से? अब यही तो बोल रहे हैं, तो आप बीच में फिर बोल रही हैं तो कैसे होगा बताइए? जी बोलिए। तो पूरी बात बोल ही रहे हैं ना। जी बोलिए। दिक्कत क्या है? आप देख नहीं रहे हैं कि तमाम मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ और देश भर से जो है करोड़ों लोग जो है ईमेल के जरिए अपनी आपत्ति जता चुके हैं इसके खिलाफ। दिक्कत तो है। लेकिन राकेश जी तो बोल रहे हैं, प्रमोद जी, कि ये तो मुसलमानों के फायदे के लिए ही है। प्रमोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। राकेश जी तो बोल रहे हैं कि ये जो बिल है उससे मुसलमानों को ही फायदा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है, जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है, वो तो
हमेशा जो गंगा जमनी तहजीब है भारत की, जो विविधताओं में एकता का देश ये भारत है, इसमें सभी धर्म और धर्मावलंबी रहते हैं, तो आप तो उनके जो जहरीले बोल होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो समय समय पर दिखते रहता है कि समाज में किस प्रकार से वो घृणा पैदा करना चाहते हैं। आप चुनाव के दौरान देख लीजिए ना, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को आप देख लीजिए, कैसे एक वर्ग विशेष के खिलाफ ये लोग अपनी बातों को कहने का काम करते हैं, कैसे घृणा फैलाने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बातों का क्या होगा? जब हम कह रहे हैं कि ये संशोधन बिल जब लाया गया और उसके बाद विपक्ष ने जब आपत्तियां दर्ज की, तो इसको जेपीसी में डाला गया, और जब जेपीसी में डाला गया और जेपीसी में जब बैठकें हुई, तो विपक्ष के द्वारा जो 44 जो है आपत्तियां जो दर्ज कराई गई, अब आप उसको उसमें शामिल ही नहीं करिएगा, और जो स्वरूप में आप उसको लाना चाहते हैं, विपक्ष की आपत्तियों को आप जो है अस्वीकार अगर कर देते हैं और जिस स्वरूप में लाना चाहते हैं तो आप ला रहे हैं। ठीक तो है, ठीक है प्रमोद जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अहमद जावेद जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। अहमद जी, क्योंकि यहाँ पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा एक समय था वक्फ जिस जमीन को बोल देता था हमारी है, वो जमीन उनकी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इसमें अपने विचारों को शेयर करने के लिए। मैं एक नॉन पॉलिटिकल चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा। और बिहार, एक उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये जो हिंदी और नॉन हिंदी बेल्ट हैं, ये पूरे देश का तकरीबन 60% जो है वक्फ संपत्तियों के रखवाले हैं और मालिक हैं। एक बिंदु है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये पूरी बिल जो है ये राजनीतिक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ बिहार की सरजमी है जहाँ पे ये धरना प्रदर्शन का आगाज किया गया है, या जो चीज यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है, और जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी बात कह रहे हैं और क्रिया प्रतिक्रिया इसको एक जगह रखा जाए। मैं एक आपको आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ कि ये बिल क्यों वक्फ के खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस दल का इसमें इंटरेस्ट है, नहीं है। एनडीए की अपनी मजबूरियां हैं और विपक्ष की अपनी मजबूरियां हैं। आपको एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिल से नुकसान वक्फ संपत्तियों का है, और जो इल्जाम और जो विपक्ष का है वो यही है कि हमारी बातों को नहीं सुनी गई, और जो सत्ता पक्ष वो ये कह रही है कि बिल आवाम, मुसलमान और देश हित में है। आपको इसको समझना होगा। बिहार में पिछले 15 साल में एनडीए की सरकार को ये क्रेडिट जाता है, खासतौर से हमारे उसमें पैनल में है राकेश जी, इनके कोलिएशन गवर्नमेंट को ये फायदा जाता है कि पिछले 15 साल में बिहार में 8,500 से ज्यादा कब्रिस्तानों की चारदीवारी, उनकी फेंसिंग का काम बहुत ही अच्छे ढंग से मुसलमानों के हित में और बहुत सारे कार्यक्रम को चलाया गया। इसमें आरजेडी का भी रोल था, उसमें हमारे नीतीश जी का भी रोल था, और अभी जो कोलिएशन का इसका भी है। इस संपत्ति का असर डायरेक्ट बिल का इस संपत्ति पर पड़ने वाला है, वो ये है कि 8,500 वक्फ संपत्तियां अब वक्फ नहीं रहेंगी। उसकी रीजन समझिए। नई बिल ये कहती है कि जिनका वक्फ में इंदराज होगा, जिनका वक्फ नामा होगा, तो वक्फ संपत्तियां मानी जाएंगी। जिनका वक्फ में इंदराज नहीं होगा, अथवा यानी राजस्व में जो इंदराज होगा और उनका जो है इंदराज वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में नहीं होगा, तो ये सरकार की संपत्तियां मानी जाएंगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की कुल संपत्तियों की संख्या आज के डेट में 10% हो जाएंगी, यानी सिर्फ 800 के आसपास वक्फ संपत्तियां रहेंगी। पूरे देश में अगर इसके आंकड़ा देखेंगे आप, तो उत्तर प्रदेश में 1,32,000 वक्फ संपत्तियां घट के 8% हो जाएंगी। इसी तरह दिल्ली में। कहने का मतलब ये है कि तमाम जो वादे सरकार ने किया, तो जेपीसी में बात आई, वो जमीनी धरातल से दूर है। हकीकत ये है कि वक्फ और मुसलमानों की चिंता दोनों दलों को नहीं है। वक्फ और मुसलमानों की चिंता दोनों दलों की नहीं है। न इसमें बीजेपी का नुकसान है, न इसमें घटक दलों का नुकसान मुसलमान का है। ये नफरत है, ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि धर्मार्थ के नाम पे तमाम मजहब के मानने वालों को इस बात का आर्टिकल 26 में अधिकार है कि सभी को अपने न्याय को रखना है। इसे बिहार में हाल ही में न्याय धर्म को सरकार ने भंग कर दिया, क्योंकि उसमें अन्यथा। मेरा एक और सवाल आपसे है अहमद जी,
क्योंकि आप बेहद ही शालीनता से जवाब दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं, बेहद ही शालीनता से आप जवाब दे रहे हैं। मेरा एक और प्रश्न है आपसे, क्योंकि पटना में हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। अभी राकेश जी भी जवाब दे रहे थे कि जो आरजेडी कर रही है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राकेश जी और जितने पॉलिटिकल लोग हैं, मैम ये समझना होगा, ये राजनीति इनको करना है। राजनीति नुकसान फायदे नहीं देखे जाते हैं। ये मुद्दा इस वर्षे सरकार वर्सेस जो है विपक्ष का, आरजेडी का, मेरा ये मानना है कि जो मैंने एक आंकड़ा दिया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो सकती। किसी की दान की हुई संपत्तियों के साथ ऐसा करना देश हित में नहीं है। और साथ ही साथ दूसरे मजहबों के धर्मार्थ पे भी अतिक्रमण की बात सामने आई है। बिहार में धर्मार्थ का सर्वे चल रहा है। अब बिहार में इन पे भी सरकार जो है अपना एकाधिकार करना चाहती है। सवाल ये है कि नफरत के माहौल में किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, वरना देश में एक अनरेस्ट पैदा होगा, एक माहौल खराब होगा। ठीक है, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे? राकेश जी, इसलिए हमें धैर्य से सुनना चाहिए और जनहित में काम करना चाहिए, तो सभी सरकारों की मंशा होती है। जी ठीक है, राकेश जी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 13 साल देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचा? 11 साल होने वाला है देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, किसी मुसलमान के लिए उन्होंने ऐसी कोई योजना लाई? बहुत सारी योजनाओं पे मैं बात करूंगा अगर समय दीजिएगा। और मैं ये कहते कि नफरत भारतीय जनता पार्टी फैलाती, नफरत नहीं फैलाती है। धर्म और धर्म की दीवार मिटा दे, धर्म और धर्म की दीवार मिटा दे, प्रेम की राह पर सबको दिखा दे, और एक ही ईश्वर सत्य है, सबको रास्ता दिखा दे, हम उसकी बात करते हैं। और मैं हर व्यक्ति, हर मानव को भारतीय जनता पार्टी, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी में लिखा है, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजिया, कौन भले कौन मंदे। हम हर मानव को, अल्लाह हो चाहे राम, मकसद है, भगवान एक है। लेकिन आपने वक्फ बोर्ड की बात कही, हम लोगों ने अभी तक 6 लाख करोड़ की संपत्ति लगभग पारदर्शित करने का काम किया, भारत सरकार ने अभी कर चुका है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमने कहा कि 12,500 करोड़ का इसका बजट बनाएंगे, इसमें मुसलमानों का फायदा होगा। और मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी जी, ईद का महीना था, अल्लाह को याद करने का महीना था, इबादत करने का महीना, तकरीर करने का महीना था, रमजान का महीना चल रहा है, कहां धरना और प्रदर्शन पे मुस्लिम लीग पार्टी ने लोगों को बैठा दिया? अरे भैया, अपना आपका मुसलमान भाई है, पहले रमजान का महीना तो पूरा कर लेते। लोकतंत्र है, आपका मौलिक अधिकार था धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन समय भी तो देख लेते। अभी रमजान का महीना था, कुछ दिन के बाद ईद आता, हम लोग गले मिलते, आपस में भाईचारा निभाते। कहां नफरत की आग फैला रहे तेजस्वी जी? कहां नफरत की आग लालू प्रसाद यादव जी फैला रहे हैं? प्रमोद जी, खराब है, ठीक है, प्रमोद जी से ले लेती हूँ मैं। प्रमोद जी, देखिए माधवी जी, आवाज मिल रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तबीयत खराब है। तो तबीयत खराब के बावजूद जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी जब वक्फ के माध्यम से, वक्फ संशोधन से जब मुसलमानों के हित पे कुठाराघात केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज जो मुस्लिम संगठनों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें कैसे शरीक नहीं होंगे? समाज के सभी वर्गों का अगर कोई भी वर्ग यदि तकलीफ में है तो उसकी वेदना के साथ राष्ट्रीय जनता दल, आप इस प्रकार का जो नहीं, आप बोलिए ना, आप सुनिए ना, अरे आप सुनिए, आप पहले सुन लीजिए ना, आप पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए ना। राकेश जी थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए राकेश जी थोड़ा सुन लीजिए, बर्दाश्त करिए ना, थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। राकेश जी, माधवी जी इनको चुप कराइए पहले। राकेश जी शांत हो जाइए, उनका भी जवाब सुन लेती हूं। बिल्कुल प्रमोद जी, और मेरा भी सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। अभी आपने
अहमद जी की भी बात सुनी, जो कि वक्फ संशोधन फोरम के चेयरमैन हैं। उन्होंने, जब आपके प्रदर्शन के बारे में भी बात कही गई है, उन्होंने तो कहा है, जाहिर सी बात है सभी राजनीतिक दल जो हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने नुकसान अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति खुद राकेश जी ने बोला है, उन्हीं की तरफ से मैं बोल रही हूं कि जो उन्होंने बोला है कि तुष्टीकरण की राजनीति, क्या वोट शेयर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लालू यादव जी की तबीयत खराब है और वो धरना प्रदर्शन करने गए हैं? क्या इतना महत्वपूर्ण हो गया है? देखिए माधवी जी, सबसे पहले तो राकेश पोद्दार जी से आप ये सवाल कर लीजिए कि अभी हाल में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो देश के इस एक बड़े वर्ग के जो 4 सीटों पर इन्होंने लोकसभा प्रत्याशी उतारने का काम किया था, उसमें कितने सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी मुस्लिम समाज से देने का काम किया था। ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहां है इनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? क्या 400 सीटों पर मुसलमानों को इन्होंने कितने सीटों पर देने का काम किया? तो तुष्टीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। हम लोग ना तुष्टीकरण। ठीक है, राकेश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राकेश जी की भी बात सुन लीजिए, आपकी ही बात का जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी बोलिए। करते हैं, भारत के संविधान में जो अधिकार दिया गया है समाज के सभी वर्गों को, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं और यही काम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करते रहे हैं। उनकी तबीयत खराब है बावजूद वो अपना समय देने का काम कर रहे हैं। राकेश जी, फाइनल कमेंट। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रेम जी कहा और हम लोगों ने मुसलमानों की भी चिंता की, तो उड़ान योजना, शादी शगुन योजना, उस्ताद योजना, सीखो कमाओ योजना, ईदी योजना और बड़ी सारी योजनाओं हम लोगों ने लेके आया जिसपे मुसलमानों ने फायदा लिया। अलग से देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है और काम हुआ। हज कमेटी के सबसे ज्यादा मुसलमान जो टैक्स जो दिया जाता है ना, जो टैक्स देते हैं लोग, तो मुसलमान लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? आप उन्हीं पैसों से योजनाएं ला रहे हैं ना। आप ये बताते, आप बताइए ना कि लोकसभा चुनाव में उनको कितना टिकट देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये क्यों नहीं बतलाते हैं? क्यों एक सीट पर आपने अपना प्रत्याशी मुसलमानों से देने का काम नहीं किया? बिहार से ही शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, कहाँ चले गए वो? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं तो संस्कार भारतीय जनता पार्टी का होगा क्या? ठीक है राकेश जी, ठीक है प्रमोद जी, देखिए ठीक स्तर पर जो चल रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है सभी कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिव पॉइंट गिना रखी हैं, चाहे प्रमोद जी हो या फिर राकेश जी हो। और अहमद जी ने भी बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने जाहिर सी बात है जो बात है उन्होंने वही कही है। लेकिन ये भी देखना होगा, अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है, क्या वाकई उससे मुसलमानों का फायदा होगा? ये भी देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में तस्वीरें, अगर ये बिल पास हो जाता है। साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि प्रमोद कुमार सिन्हा जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आरजेडी मुसलमानों के समर्थन में उनके साथ खड़ी है, यह भी देखना होगा उसका इनको कितना फायदा मिलता हुआ चुनाव में नजर आएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।